एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रवाल में स्वागत है। हमारा टॉपिक था पशु स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं पशुओं में जो भी बीमारियां होती है उनके बारे में विस्तार जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पशुओं में होने वाले जो भी रोग हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। देखो, पशुओं में 4 प्रकार के रोग होते हैं मोस्टली, और यदि आपने ये वर्गीकरण पढ़ लिया, इसका मतलब आपका जेड का एक क्वेश्चन राइट हो गया। 4 लाइनें और एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ देखो पहले, उसके बाद में बताऊंगा कि 2-3 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है। तो पशुओं में जो भी बीमारियां होती हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग। कौन से देखते हैं? जीवाणु जनित रोग देखते हैं। जीवाणु जनित रोग मतलब जीवाणु से फैलने वाला रोग जो होगा वो किस प्रकार का होगा? जीवाणु जनित रोग होगा। किस प्रकार का होगा? जीवाणु जनित रोग होगा। अब देखो यहाँ पर सब, यानी यहाँ एग्जाम्पल हमारे को देने हैं, तो एग्जाम्पल के अंतर्गत यहाँ ओनली और ओनली एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला एग्जाम्पल दे दिया एंथ्रेक्स। क्या दे दिया? एंथ्रेक्स। दूसरा इसके अंतर्गत आ जाता है ब्लैक क्वार्टर। दूसरा क्या आ जाता है? ब्लैक क्वार्टर। तीसरा आ जाता है थनैला, थनों से संबंधित। तीसरा रोग कौन सा आ गया? थनैला। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन गलघोटू। गलघोटू यानी एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, थनैला, गलघोटू, फिडकिया। फिडकिया संक्रामक गर्भपात। संक्रामक गर्भपात। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत टिटनस, सफेद दस्त। टिटनस, सफेद दस्त, ये सारे के सारे रोग किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 पर। पहला आपने देखा जीवाणु जनित रोग, इसके बाद देखते हैं नंबर 2 पे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग यानी वे रोग जो विषाणु द्वारा या वायरस द्वारा फैलता है, उसको क्या बोल दिया हमने? विषाणु जनित रोग बोल दिया। ठीक है, चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के अंतर्गत देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल देखा हमने पशु प्लेग। पहला एग्जाम्पल क्या देखा हमने? पशु प्लेग देख लिया। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे देखा FMD, फूड यानी फुट माउथ डिजीज, जिसका मतलब होता है खुरपका मुंह पका रोग। तो FMD इसके अंतर्गत आ गया। उसके बाद देखते हैं रानीखेत। रानीखेत मुर्गियों का सबसे खतरनाक रोग है, जो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद एग्जाम्पल देखा फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स ये भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है और मुर्गियों में होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल विषाणु जनित के अंतर्गत देखा पशु प्लेग, FMD, रानीखेत, फाउल पॉक्स। उसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं परजीवी, या जिसको कहते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। नंबर 3 पे क्या आ गया? परजीवी या प्रोटोजोआ जनित रोग आ गया। अब देखो, परजीवी या प्रोटोजोआ जनित जो रोग है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य परजीवी, एक तो क्या होता है? बाह्य परजीवी, और दूसरा होता है आंतरिक परजीवी। दूसरा क्या देखा? आंतरिक परजीवी।
ठीक है, दो चीज आ गई। बाह्य का मतलब शरीर के बाहर, शरीर के ऊपर रहकर क्या करेगा, अपना पोषण प्रदान करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा और पशु को नुकसान पहुंचाएगा। आंतरिक परजीवी का मतलब शरीर के अंदर रहेगा। कहां रहेगा, शरीर के अंदर रहेगा। अब देखो इसके अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल देखे हमने, तो बाह्य परजीवी के अंतर्गत एग्जाम्पल देखते हैं जू। पहला एग्जाम्पल कौन सा देखा, जू। जू जो होती है वो क्या होती है, पशु के शरीर पर रहती है। कहां रहती है, पशु के शरीर पर रहती है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखा किलनी, ये चीजें पढ़ चुके, जू, किलनी, पिस्सू, खाज, खुजली पढ़ा था, याद आया। जू पढ़ा, किलनी पढ़ा, पिस्सू पढ़ा, खाज पढ़ा, खुजली पढ़ा और चिचड़ी जवार। चिचड़ी जवार ये सारे के सारे कहां रहते हैं, पशु के शरीर के ऊपर रहते हैं। कहां रहते हैं, पशु के शरीर पर रहते हैं। और पशु के शरीर पर रहते हुए पशु को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। चिचड़ी जवार क्या है, चिचड़ियां क्या होता है, चिचड़ियां जो क्या करती है, शरीर का खून चूसती है और शरीर का खून चूसकर क्या कर देती है, शरीर को कमजोर बना देती है। ऐसे जू का काम होता है, किलनी का काम होता है, पिस्सू का काम होता है। तो ये कौन से परजीवी हो गए, बाह्य परजीवी हो गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आंतरिक परजीवियों की। किसकी बात कर रहे हैं, आंतरिक परजीवियों की बात कर रहे हैं। आंतरिक परजीवियों के अंतर्गत नंबर 1 पे देखिए फेसियोलाइसिस। फेसियोलाइसिस आ गया। इसी के अंतर्गत देखिए खूनी पेचिश, ये मुर्गियों में होता है। किसमें होता है, मुर्गियों में होता है खूनी पेचिश। फेसियोलाइसिस आ गया, खूनी पेचिश आ गया। नेक्स्ट देखा हमने सर्रा, ये ऊंट का प्रमुख रोग है। सर्रा जो रोग है वो किसका है, ऊंट का प्रमुख रोग है, जिसको तीव्रता रोग के नाम से भी जानते हैं। अरे तीव्रता का मतलब 3 वर्ष तक चलने वाला रोग, और 3 वर्ष तक चलने वाला रोग कौन सा है, सर्रा है। तो सर्रा किसका प्रमुख रोग हो गया, ऊंट का हो गया। खूनी पेचिश किसका हो गया, मुर्गियों का हो गया। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें फेसियोलाइसिस। ये किस प्रकार के रोग हो गए, आंतरिक परजीवी हो गए। किस प्रकार के हो गए, आंतरिक परजीवी हो गए। इसके बाद देखिए नंबर 4 पर चयापचय या मेटाबॉलिक, चयापचय या उपापचय भी बोल सकते हो आप। चयापचय रोग, देखो चयापचय रोगों के अंतर्गत एग्जाम्पल देखना है, वो देखना है एक तो दुग्ध जवार, जिसको कहा जाता है मिल्क फीवर। पहला एग्जाम्पल देखा दुग्ध जवार, और दूसरा एग्जाम्पल देख लिया कीटोसिस। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ गया हमारे पास में, कीटोसिस। तो पहला एग्जाम्पल दुग्ध जवार और दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा, कीटोसिस। इसके बाद देखते हैं नंबर 5 जन्मजात रोग। नंबर 5 पे अपने पास में क्या आ गया, जन्मजात रोग, अर्थात जन्म के समय ही हुए थे जन्मजात रोग। और जन्मजात रोग कौन सा है, फ्री मार्टिन। जन्मजात रोग कौन सा आ गया, फ्री मार्टिन। उसके बाद नंबर 6 पे देते हैं खराब रखरखाव के कारण। खराब रखरखाव के कारण, खराब रखरखाव का मतलब पशुओं को साफ नहीं रखा हमने, वहां जहां पर पशु बांधते हैं वो जगह साफ नहीं की हमने, उसके कारण से होने वाले रोग यानी वो क्या कहलाते हैं, खराब रखरखाव के कारण होता है। अब देखो इसके अंतर्गत जैसे खराब रखरखाव के कारण क्या हुआ, दस्त हो गया। क्या हो गया, दस्त हो गया। कब्ज हो गया, क्या हो गया, दस्त हो गया, कब्ज हो गया, रतौंधी हो गया। ठीक है, ये किसके कारण से आ रहे हैं, खराब रखरखाव के कारण से आ रही है। निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने,
जो भी पशुओं में होने वाले रोग हैं उनका वर्गीकरण किया। देखो यहां से मोस्टली 1, 2, 3 और 4 इन चारों लाइनों में से, तो फिर भी चलो ठीक है, क्वेश्चंस नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन सुपरवाइजर 2018 का जो पेपर आया था उस सुपरवाइजर 2018 के पेपर में यहां से 4 लाइनों में से 3 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे। इट मींस जेट के लिए तो ये क्या है, बेहद फायदेमंद चीज है। आपको ज्यादा चीज पढ़नी ही नहीं है, आपको ध्यान ही रखना है जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु जनित रोगों के अंतर्गत एग्जाम्पल याद रखना, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, थनैला, गलघोटू, उसके बाद फिड़किया, संक्रामक गर्भपात, टिटनस, सफेद दाग, और एक और एग्जाम्पल याद आ गया वो बता देता हूं, क्षय रोग। कौन सा रोग आता है? क्षय रोग। ये भी किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। उसके बाद नंबर 2 पे देखा विषाणु जनित रोग, जिसके अंतर्गत पशु प्लेग, एफएमडी, रानीखेत और फाउल पॉक्स। ये यहाँ पर ये 2 रोग आए, वो 2 रोग किसके होते हैं? मुर्गियों के होते हैं। मुर्गियों में एक आया रानीखेत और दूसरा आ गया फाउल पॉक्स। ये क्या होता है? रानीखेत मुर्गियों का प्रमुख रोग माना जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे आया परजीवी या प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी यहाँ पर जो भी चिचड़ी वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं? परजीवी रोग होते हैं, जो पशु के शरीर पर रहकर क्या करते हैं? पशु को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित किया, एक हुआ बाह्य परजीवी और दूसरा आया आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी शरीर पर रहेगा, आंतरिक परजीवी शरीर के अंदर रहेगा। जैसे जू है वो शरीर के ऊपर रहेगी, किलनी है शरीर पर रहेगी, पिल्सू है, खाज गुजरी हुआ और चिचड़ी ज्वर हुआ, ये सारे के सारे किस प्रकार के हो गए? बाह्य परजीवी। उसके बाद देखा आंतरिक परजीवी, यानी शरीर के अंदर रहकर क्या करते हैं? शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फेसियोलाइसिस, खूनी पेचिश, सर्रा और थेसियोलाइसिस। सर्रा किसका प्रमुख रोग है? ऊंट का है। और खूनी पेचिश किसका है? मुर्गी का है। वैसे प्रमुख पूछा जाता है तो रानीखेत बताना है, और यहाँ पर परजीवियों में से खूनी पेचिश आता है तो यहाँ पर किसका आ जाता है? मुर्गी का आ जाता है। इसके बाद देखा चपापची रोग, पहला आया मिल्क फीवर और दूसरा आ गया कीटोसिस। जन्मजात फ्री मार्टिन, खराब रखरखाव के कारण दस्त हो सकता है, कब्ज हो सकता है, रतौंधी हो सकता है और निमोनिया हो सकता है। ये खराब रखरखाव के कारण होते हैं। तो यहां से ये जो भी सामने आपके लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इन रोगों को अपने क्या पढ़ना है? विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो रोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंथ्रेक्स। सबसे पहला रोग अपने पास में कौन सा आ गया? एंथ्रेक्स। देखो एंथ्रेक्स जो रोग है, सबसे पहले इसके देखते हैं उपनाम, अर्थात इसको किस किस नामों से जाना जाता है। उपनाम का मतलब क्या होता है? एंथ्रेक्स को हम और किस नाम से जान सकते हैं? तो देखो एंथ्रेक्स को गिल्टी के नाम से जान सकते हैं। किसके नाम से जान सकते हैं? गिल्टी के नाम से जान सकते हैं। जहरी बुखार के नाम से जान सकते हैं। जहरी बुखार, गिल्टी आ गया, जहरी बुखार आ गया। इसके अलावा वुल सोटर, वुल सोटर, वुल का मतलब ऊन, ऊन से भी होता है ये रोग। वुल सोटर इसको कहते हैं। क्या आ गया? जहरी बुखार आ गया, गिल्टी आ गया, वुल शोटर आ गया, और एक आप और याद रख लो, तिल्ली रोग। कौन सा रोग? तिल्ली रोग। एक नाम और बताऊंगा हालांकि, लेकिन वो बाद में बताऊंगा वहीं पर। तिल्ली रोग, ठीक है। ये 4 नाम तो यहाँ हमने ध्यान रखे। नंबर 1 गिल्टी, दूसरा आ गया जहरी बुखार, तीसरा आ गया वुल शोटर, चौथा आ गया तिल्ली रोग, और यहीं पर चलो 5वां भी बता देता हूं, जिसको कहा जाता है प्लिहा ज्वर। लेकिन वो प्लिहा ज्वर क्यों कहते हैं वो चीज आपको बाद में समझ में आएगी जब हम क्या पढ़ेंगे, इसके लक्षण पढ़ेंगे। तो 5 नाम अपने पास में आ गए। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए इसका रोग कारक। यहां पर
आप एक एक चीज पढ़ते चले जाओगे और एक एक चीज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनती चली जाती है। दूसरी चीज, थोड़ा सा एक बार कोई एक न्यूज है वो आपको मैं दे देता हूं। देखो, ये आपके जो भी क्लासें हो रही है, नंबर 1 11th, नंबर 2 12th, नंबर 3 जेट, नंबर 4 सुपरवाइजर, नंबर 5 डब्ल्यू के जो भी 3 पेपर होते हैं, हालांकि उसमें और चीजें भी आती हैं, वो बाद की बात है, लेकिन जो भी 3 पेपर हैं इस क्लास से यहाँ क्या होता है, क्लियर होता है। तो ये आपके जो सीनियर पढ़ रहे हैं वो ये मत सोचो कि ये सीनियर क्लास के लिए लाभदायक है, वो जेट के लिए भी लाभदायक होगा। और जो जेट पढ़ रहा है इट मींस वो सीनियर पास कर चुका है, वो सुपरवाइजर का भी एग्जाम दे सकता है। और न्यूज आ रही है कि सुपरवाइजर की 940 पदों की वैकेंसी कुछ समय में आने वाली है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझ के पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए, क्योंकि आपके यहाँ से जेट में तो चलो मैंने कहा कि 4 लाइनों में से क्वेश्चंस बन जाते हैं और क्वेश्चंस कहीं भी कहां से भी बन सकते हैं। जब सुपरवाइजर में 4 लाइनों में से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली वो 4 लाइनें तो इंपॉर्टेंट है ही है। उन 4 लाइनों के अलावा जब अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि रोगों को विस्तार से पढ़ते हैं, तो रोगों में एंथ्रेक्स रोग हमने पढ़ा। एंथ्रेक्स के उपनाम देखे गिल्टी, जहरी बुखार, बुलशोटर, तिल्ली और प्लीहा, ये 5 उपनाम हमने इसके देखे। रोग कारक की बात कर लेते हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, ये इसका क्या है, रोग कारक है। थोड़ी सी अरे मैं एक चीज आपसे बात करना चाहता हूं, बात ये करना चाहता हूं कि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग अपने करियर के लिए क्यों नहीं कर सकते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर पढ़ा नहीं जाता, वो चीज है, फलाना है, ढिगड़ा है, जो भी है, कुछ बातें होती है, तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे दिमाग की चीजें होती हैं, दिमाग की उपज होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको इंसान कर नहीं सकता। यदि इंसान के माइंड में जज्बा हो तो वो सब कुछ कर सकता है। ऐसी कोई धरती पे कोई चीज नहीं बनी जिसको इंसान कर नहीं सकता। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी इस क्लास को देखे, उससे इंसान को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि लाइफ में कोई चीज बड़ी नहीं होती, कोई चीज छोटी नहीं होती, चाहिए करने वाला। तो यहाँ पर जब मैं आपके लिए रेगुलर क्लास ले सकता हूं तो आप रेगुलर क्यों नहीं पढ़ सकते। यहां थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में आप डालिए। जेट का एग्जाम सितंबर के आसपास, सितंबर में लगभग 20 सितंबर के बाद होने वाला है। तो इस चीज को आप क्या करोगे, बेटर से बेटर करने की कोशिश करोगे। आगे जो भी वापस नेक्स्ट ईयर जो सीनियर पास कर चुके और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, वो भी क्या करें, एक अच्छे से शेड्यूल बना के तैयारी करें ताकि आप आगे इस एग्जाम को फाइट कर सको। जो भी 12th के बच्चे हैं उनको ये मत सोचो कि अपना सिलेबस कम होगा, ये चीज सोच के नहीं पढ़ना है। कि क्या चीज सोच के पढ़नी है कि मेरे को तो कंप्लीट चीजें क्लियर करनी है ताकि मैं आगे जाके जो भी एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम दूंगा वो एग्रीकल्चर का एग्जाम अच्छे से फाइट कर सकूं। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ न्यूज आ रही है कि सर सीनियर का सिलेबस कम होगा क्योंकि टाइम जाएगा, एक पीरियड जाएगा तो सिलेबस तो कम होगा ही, लेकिन वो सिलेबस आपके लिए कम नहीं है। मैं इस चीज को आप समझो, वो सीनियर के लिए तो कम है लेकिन आपके लाइफ में आगे आपको काम में आने वाली चीजें है। तो आप एक एक चीज को क्लियर करते चले जाओगे, कोई चीज आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए बात कर रहे थे हम एंथ्रेक्स रोग की। एंथ्रेक्स रोग का उपनाम गिल्टी, जहरी बुखार, बुलशोटर, तिल्ली और प्लिया जवार। उसके बाद देखा रोग कारक। रोग कारक का नाम आ गया हमारे पास में बैसिलस
एंथ्रेसिस। अब यहां देखते हैं प्रभावित पशु, क्या देखना है, प्रभावित पशु, मतलब इस रोग से कौन कौन से पशु प्रभावित होते हैं। प्रभावित पशु का मतलब क्या है कि इस रोग से कौन कौन से पशु प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जो भी दुधारू पशु होते हैं, कौन से पशु, दुधारू पशु, वो दुधारू पशु प्रभावित होते हैं। लेकिन दुधारू पशुओं के अलावा यहाँ पर घोड़ा भी प्रभावित होता है। अब दुधारू पशुओं के अंतर्गत एग्जाम्पल हमने देखे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और ये तो अपने पास में 4 दुधारू पशु आ गए। और नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बताया घोड़ा। ये 5 एग्जांपल यहाँ पर क्या आ गए, एंथ्रेक्स रोग से प्रभावित होने वाले रोग आ गए। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए इसकी इंक्यूबेशन अवधि। इंक्यूबेशन अवधि, देखो इस इंक्यूबेशन अवधि का मतलब क्या होता है कि इस रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा कब होता है, कितने समय तक होता है, उसको क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन अवधि कहा जाता है। तो जो भी आपका एंथ्रेक्स रोग है, इसकी इंक्यूबेशन अवधि है 12 से 24 घंटे। कितनी है, 12 से 24 घंटे इसकी इंक्यूबेशन अवधि है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रभावित अंग। नेक्स्ट हमने देखा प्रभावित अंग। एंथ्रेक्स से कौन सा अंग प्रभावित सबसे ज्यादा होता है, मतलब इसका निकला। ठीक है, तो देखो एंथ्रेक्स से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है एक तो रक्त प्लीहा। पहला तो कौन सा आ गया, रक्त प्लीहा है। वो रक्त प्लीहा सबसे ज्यादा एंथ्रेक्स से प्रभावित होता है। इसके अलावा संपूर्ण बाहरी ऊतक, संपूर्ण बाहरी ऊतक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में आ गई कि एंथ्रेक्स से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हो गए, एक रक्त प्लीहा और दूसरा संपूर्ण बाहरी ऊतक हो गया। इसके बाद देखते हैं इसके लक्षण, कि इस रोग के होने के बाद में कैसे पता चलेगा कि ये एंथ्रेक्स रोग है, तो उसको क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। तो देखो लक्षण क्या प्रभावित होते हैं, लक्षण हमारे को देखने हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखा अति तीव्र अवस्था, अति तीव्र अवस्था देखेंगे, अर्थात ये रोग क्या होगा, 3 अवस्थाओं के अंतर्गत फैलेगा। इसके अंतर्गत फैलेगा, 3 अवस्थाओं के अंतर्गत फैलेगा। एक होगी अति तीव्र अवस्था, दूसरी होगी तीव्र अवस्था और तीसरी होगी कुछ तीव्र अवस्था। तो यहाँ अति तीव्र अवस्था के अंतर्गत लक्षण देखा, पशु का कांपना, पशु का कांप कर या कंपन, गिरना। क्या होता है, पशु में कंपन होती है और कंपन के साथ क्या होता है, वो गिर जाता है। नंबर दूसरा लक्षण, पशु का जो मुंह है, नाक है और जो मलाशय है, मुंह है, नाक है, मलाशय, इससे रक्त मिला हुआ क्या होता है, झागदार स्राव निकलता है। पशु के मुंह है, नाक व मलाशय से, मुंह, नाक व मलाशय से रक्त मिला हुआ झागदार स्राव का निकलना। झागदार स्राव होता है, वो स्त्रवण क्या कहलाता है, यानी क्या होता है, पशु के मुंह है, नाक और मलाशय से रक्त मिला हुआ स्त्रवण होता है। दूसरा लक्षण देखा हमने कि पशु में क्या होता है, पशु के मुंह से, नाक से और मलाशय से रक्त मिला हुआ झागदार स्त्रवण निकलता है। उसके बाद देखिए श्वास क्या होती है, तेज चलने लग जाती है। जो पशु की श्वास है वो श्वास क्या हो जाती है, तेज हो जाती है और कुछ ही क्षणों में रोगी पशु की मृत्यु हो जाती है। कुछ ही क्षणों में
रोगी पशु की मृत्यु, पशु क्या होता है, कुछ क्षणों में मर जाता है। ये कौन सी अवस्था आ गई इसकी, अति तीव्र अवस्था आ गई। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं तीव्र अवस्था। उसके बाद देखेंगे तीव्र अवस्था। देखो तीव्र अवस्था के अंतर्गत आपको लक्षण बताने हैं। तेज बुखार, क्या होता है, पशु में बुखार आ जाता है। तो यहां बताया तेज बुखार, और तेज बुखार का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो पशु का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 105 डिग्री फारेनहाइट। कितना होगा, 105 डिग्री फारेनहाइट। पशुओं में सेंटीग्रेड न ध्यान रख के आपको क्या ध्यान रखना है, फारेनहाइट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, फारेनहाइट ध्यान रखना है। और यदि सेंटीग्रेड भी याद रखना चाहो तो वो चीज और बता दूंगा आपको। फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं और सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, इसका सूत्र अपन बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां सबसे पहला लक्षण देखा तेज बुखार, और तेज बुखार में टेम्परेचर कितना हो गया पशु का, 105 से 160 डिग्री या 105 डिग्री फारेनहाइट हो गया। उसके बाद देखिए पशु के जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं, उन प्राकृतिक छिद्रों से क्या होता है, काला कोलता जैसा पदार्थ निकलता है। पशु के प्राकृतिक छिद्रों से, पशु के प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, आ गया समझ में। कोलता का मतलब डामर, कोलता का मतलब क्या होता है, डामर। तो जो भी पशु के प्राकृतिक छिद्र हैं, उन प्राकृतिक छिद्रों से डामर जैसा पदार्थ बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, लेकिन वो जमेगा नहीं। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट लक्षण, पशु के मरने के बाद, पशु के मरने के बाद उसकी प्लीहा को देखा जाए। जो पशु के शरीर के अंदर प्लीहा होती हैं, उस प्लीहा को देखा जाए तो वह कई गुना बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। क्या लक्षण देखा हमने कि जो भी पशु हैं, वो यहां देखा था कि कुछ क्षणों में रोगी पशु की मृत्यु हो जाती है। तो मरने के बाद में यदि उसकी प्लीहा को देखा जाए तो वो प्लीहा क्या हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। इसके कारण से ही इसको प्लीहा जवर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके कारण से इसको प्लीहा जवर कहते हैं। नाम मैंने बता दिया था पहले उपनाम के अंतर्गत कि इसको प्लीहा जवर भी कहते हैं। लेकिन प्लीहा जवर क्यों कहा, उसका रीजन आपके पास में अब आ गया कि पशु के मरने के बाद में यदि उसकी प्लीहा को देखा जाए तो वो कई गुना बढ़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ तीव्र अवस्था। नेक्स्ट देखा हमने कुछ तीव्र अवस्था, कुछ तीव्र अवस्था। यहां पर एग्जाम इसके अंतर्गत लक्षण आपको बताने कुछ तीव्र अवस्था के अंतर्गत कि क्या होता है, खूनी दस्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, खूनी दस्त हो जाते हैं। पहला लक्षण तो आपके पास में सामने आया, खूनी दस्त। और उसके अलावा जो गर्भित पशु है वो क्या हो जाता है, उसका गर्भपात हो जाता है। गर्भित पशु का गर्भपात हो जाता है। आ गया समझ में। तीनों अवस्थाएं हमने देखी। पहली अवस्था हमारे पास में आई थी अति तीव्र अवस्था। अति तीव्र अवस्था के लक्षण क्या थे, पशु का कंपन के साथ गिर जाना। दूसरा लक्षण था पशु के मुंह, नाक व मलाशय से रक्त मिला हुआ झागदार स्त्रवण। नंबर तीसरा लक्षण था तेज श्वास।
और उसके बाद देखा था कुछ ही क्षणों में रोगी पशु की मृत्यु। उसके बाद देखा तीव्र अवस्था, तेज बुखार, लगभग 105 से 160 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर, पशु के प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलता जैसा पदार्थ का निकलना और उसका न जमना, ये भी आ सकता शब्द आगे। उसके बाद मरने के बाद प्लिया को देखा जाए तो प्लिया कई गुना बढ़ी हुई दिखाई देती है, जिसके कारण से उसको प्लिया ज्वर कहा। और उसके बाद लास्ट अवस्था एक कुछ तीव्र अवस्था, जिसमें कहा कि उसको खूनी दस्त हो गए और गर्भित पशु में गर्भपात हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसकी चिकित्सा। रोग हो गया, रोग होने के बाद में क्या ट्रीटमेंट किया जाए कि पशु को लाभ पहुंच सके। चिकित्सा, मेडिकल करना है अपने को, ट्रीटमेंट करना है, और ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट करोगे तो उसको क्या कहोगे, चिकित्सा कहोगे। तो यहां देखिए चिकित्सा के लिए आपको ध्यान रखना 100 से 150 घन सेंटीमीटर, 100 से 150 घन सेंटीमीटर एंटी एंथ्रेक्स सीरम, एंटी एंथ्रेक्स सीरम, सीरम का मतलब इंजेक्शन होता है, तो एंटी एंथ्रेक्स सीरम क्या करना है, अंतःशिरा देना है। और सीरम ये क्या करोगे, अंतःशिरा इंजेक्शन लगाओगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या, कि 100 से 150 घन सेंटीमीटर एंटी एंथ्रेक्स सीरम का आपको क्या करना है, इंजेक्शन देना है। इसके अलावा आप सल्फामिडीन का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, सल्फामिडीन का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप डेक्सोना का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हैं, डेक्सोना का प्रयोग कर सकती हैं। सल्फामिडीन की मात्रा यदि पूछी जाती है तो आप 10 ml बताओगे, और डेक्सोना की यदि मात्रा पूछी जाती है तो वहां पर आपने बताया 3 ml। इनका डेक्सोना क्या करता है, दर्द में काम में आता है। ठीक है, तो डेक्सोना और एक बुखार को कम करने का काम भी करता है। तो यहाँ पर 3 चीजें अपने पास में थी, एक एंथ्रेक्स सीरम एंटी का इंजेक्शन लगाओगे, दूसरा सल्फामिडीन का यूज करोगे, और तीसरा डेक्सोना का यूज करोगे। ये तो आगे इसकी चिकित्सा। उसके बाद देखिए रोकथाम। रोकथाम का मतलब आपको पशु में ऐसा इलाज करना है कि रोग हो ही ना, ये रोग हो ही ना, और रोग नहीं होने के लिए क्या करोगे, टीका लगाओगे। तो यहाँ पर जून माह में, कब लगाना है, जून माह में लगाना है। किसका लगाना है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगाना है। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का जो टीका है, वैक्सीन का मतलब टीका होता है, तो एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन जून माह में लगाओगे। ठीक है, और मात्रा यदि हुए यहां पर भी पूछी जाती है तो 1 ml। आ गया समझ में, ये रोग कौन सा आ गया, एंथ्रेक्स आ गया। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, ब्लैक क्वार्टर। दूसरा रोग देखते हैं, और दूसरा रोग अपने पास में कौन सा आता है, ब्लैक क्वार्टर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक एक चीज देखते हुए चलनी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यदि आपने एक एक चीज को अच्छी तरह से पढ़ लिया, आपका कोई एग्रीकल्चर का ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा। यदि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, देखा है, तो मैं श्योर कह सकता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चीज मुझे क्यों इतना बिलीव है कि मैं अपने आप के जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहते हुए मैंने सुना है कि सर की कोई भी चीज यदि हमने पढ़ी है और उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास में देखने को मिले, तो मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि आप जो भी चीज पढ़ो कम, कोई बात नहीं है। आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, मैं नहीं कहता आप 20 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, लेकिन यदि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, उस 1 घंटे को क्या करना है, आपको दिल से पढ़ना है।
किससे पढ़ना है? दिल से पढ़ना है। दिल और दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूँ और एग्रीकल्चर में पशु स्वास्थ्य पढ़ा मैंने। पशु स्वास्थ्य में एंथ्रेक्स रोग पढ़ा। एंथ्रेक्स में सर ने 5 नाम बताए थे, याद वापस बताओ। अभी मैंने बताए थे 5 नाम। नंबर 1 गिल्टी, नंबर 2 जहरी बुखार, नंबर 3 बोलो 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 नंबर 3 के ऊपर क्या आ गया? पीलिया जवर, वुल शोटर, और उसके बाद में क्या दिया था? तिल्ली रोग। ये 5 पढ़े। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूं, दिल और दिमाग में जो चीज पढ़ी वो बैठ जानी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं नंबर दूसरा, ब्लैक वाटर। बेटा मैंने कभी भी आपको रटने के लिए नहीं कहा है। इंसान यदि किसी चीज को रटा, इट मीन्स वो कोई चीज का वो उसको पूरा नहीं कर सकता। तो रटना नहीं है, समझना है कि एंथ्रेक्स किसके द्वारा हुआ, ब्लैक वाटर किसके द्वारा हुआ। ठीक है, तो दूसरा रोग अपने पास में कौन सा आ गया? ब्लैक वाटर आ गया। अब सबसे पहले इसके उपनाम देख लेते हैं, यानी इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो देखो, ब्लैक वाटर को सबसे पहले लंगड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लंगड़ी के नाम से इसको जाना। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर इसका उपनाम बता देता हूं, चुरचुरिया। क्या नाम आ गया? चुरचुरिया। ये सब लक्षणों में से लिखेंगे तो आपको इजी में याद होगी। लंगड़ी आ गया, चुरचुरिया आ गया। इसके बाद देखते हैं फड़ सूजन। तीसरा नाम क्या देखा? फड़ सूजन। और चौथा नाम देख लेते हैं। चौथा नाम अपने पास में आ गया जहरबाद। क्या आ गया? जहरबाद। ये 4 नाम अपने पास में आ गए, लंगड़ी, चुरचुरिया, फड़ सूजन और जहरबाद। देखो लंगड़ी क्यों कहा? लक्षण आगे आएगा कि पशु लंगड़ा कर चलता है, उस वजह से तो क्या कह दिया? लंगड़ी कह दिया। चुरचुरिया, पशु का जो पुट्ठा होगा, पीछे वाला भाग होगा, उसमें क्या होता है? गैस बन जाती है। और गैस बनने के कारण यदि हम लोग क्या करते हैं? उसको दबाते हैं तो वहां से चुर चुर की आवाज आती है। किसकी आती है? चुर चुर की आवाज आती है। चुर चुर की आवाज आने के कारण से क्या कर दिया? चर चर बोल दो, चुर चुर बोल दो। तो उसके कारण से उसको नाम क्या दे दिया? चुरचुरिया कह दिया। क्या कह दिया? चुरचुरिया कह दिया। ठीक है, चल अब देखते हैं प्रभावित पशु। क्या आ गया? प्रभावित पशु वही दुधारू पशु, लेकिन मोस्टली गाय भैंस ज्यादा। गाय भैंस तो क्या होंगे? ज्यादा प्रभावित होंगे, ये 2 तो। और इसके अलावा भेड़ बकरी भी क्या होता है? इससे प्रभावित होता है। क्या होता है? भेड़ बकरी कम प्रभावित होते हैं, गाय भैंस क्या होते हैं? ज्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंक्यूबेशन अवधि। इंक्यूबेशन अवधि 1 से 5 दिन। इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? 1 से 5 दिन होती है। कौन से रोग की? ब्लैक वाटर की। उसके बाद देखा प्रभावित अंग। क्या देखा? प्रभावित अंग। ब्लैक वाटर से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो भी शरीर के मांसल भाग होते हैं, शरीर के मांसल भाग होते हैं, वो क्या होते हैं? इससे प्रभावित होते हैं। जैसे गर्दन है, पुट्ठा है, ये क्या होते हैं? इससे प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित अंग के अंतर्गत दिया शरीर के मांसल भाग, जैसे शरीर के मांसल भाग जैसे गर्दन, कंधे और पुट्ठे, ये क्या होते हैं? इस रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रकोप। वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा प्रकोप होता है इस रोग का। कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है।
प्रकोप वर्षा ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के बाद जब आपका पशु क्या होता है, छोटा होता है, छोटे में सबसे ज्यादा होता है, किसमें होता है, छोटे पशु में सबसे ज्यादा होता है। 4 माह से लेके 3 वर्ष तक का जो पशु होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। 4 माह से 3 वर्ष का जो पशु होगा उसमें सबसे ज्यादा ये रोग देखने को मिलेगा। आ गया समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं इसके लक्षण। इस रोग से कौन कौन से लक्षण हमारे को देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला बताइए, तेज बुखार। क्या होता है? तेज बुखार आ जाती है। अब तेज बुखार होगी, टेम्परेचर 104 से लेके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आएगा? 104 से लेके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ गया। अरे नॉर्मल टेम्परेचर भी मैंने आपको बताया था कि पशु के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ पर किसी में देखा था 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, किसी में देखा था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और मुर्गी में देखा था 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? गाय भैंस में बढ़ रहा है। ये तो क्या हो गया, मुर्गी का आ गया, लेकिन गाय भैंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कितना था? 101 था नॉर्मल, और यहाँ पर हो रहा है 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है? तेज बुखार आ जाती है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो लक्षण मैंने बताया था, पुट्ठा। देखो यहाँ पर पुट्ठा प्रभावित होगा। अब ये पुट्ठा किससे प्रभावित होगा? पुट्ठे में गैस बढ़ जाती है। पुट्ठे में गैस भर जाती है। दबाने पर चरचर या चुर-चुर की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? चर-चर या चुर-चुर की आवाज आती है, जिसके कारण से तो क्या कहा उसको? चुरचुरिया कहा। पशु क्या होगा? लंगड़ा कर चलेगा। पशु क्या होता है? लंगड़ा कर चलता है, और पशु लंगड़ा कर चलने के कारण से क्या कहते हैं इसको? लंगड़ी बुखार भी कह दिया। क्या कह दिया? लंगड़ी बुखार भी कह दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लक्षण देखिए, जहां पर सूजन आ रही है, जहां पर सूजन आ रही है, सूजन के स्थान पर खाल सूखकर सख्त यानी कठोर हो जाती है, वह काली पड़ जाती है। सख्त व काली पड़ जाती है, कठोर हो जाती है। जहां पर गैस भरी वहां पर किस प्रकार खाल किस प्रकार की हो जाएगी? एक तो सूख जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगी? सख्त हो जाएगी। खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है। ये सामान्य लक्षण होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी चिकित्सा। ब्लैक वाटर की देख लेते हैं चिकित्सा। रोग होने के बाद में हमारे को क्या करना है? यदि पशु को ब्लैक वाटर रोग हो जाता है, लंगड़ी रोग हो जाता है, तो लंगड़ी रोग होने के बाद में क्या करना है हमारे को? तो यहाँ पर बताना है आपको, पीपीएफ का इंजेक्शन देना है। किसका इंजेक्शन देना है? पीपीएफ का इंजेक्शन देना है। पीपीएफ का पूरा नाम होता है प्रोकेन पेनिसिलिन फॉर। पूरा नाम क्या है? प्रोकेन पेनिसिलिन फॉर क्या नाम है? पीपीएफ का इंजेक्शन देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, पशु को दर्द होता है और दर्द को कम करने के लिए निमोवेट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, निमोवेट इंजेक्शन होता है, उस निमोवेट का प्रयोग करोगे। और उसके बाद बात करते हैं, पशु में सूजन आ रही है, उस सूजन को कम करने के लिए क्या करते हैं? प्रेडनिसोलोन
कौन सा? प्रेडनिसोलोन नाम का एक इंजेक्शन आता है, उस प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आपको क्या करना है? लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा यदि पूछे तो दर्द निमोएड की मात्रा भी 15 ml और काम में लेते हैं, और प्रेडनिसोलोन की मात्रा भी कितनी काम में लेते हैं? 15 ml काम में लेते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसका रोकथाम। रोग होने के बाद ये रोग ना हो इसके लिए आपको क्या करना है? क्या पढ़ेंगे? रोकथाम। देखो रोकथाम के लिए हमेशा क्या करते हैं? टीके लगाते हैं। तो टीका आपको कब लगाना है? जून माह में लगाना है। इसका लगाना है ब्लैक क्वार्टर का लगाना है। जून माह में बीक्यू का टीका, बीक्यू का मतलब ब्लैक क्वार्टर। और दूसरा जो टीका आप लगा सकते हो वो लगा सकते हो PFAV का। किसका लगाओगे? PFAV का टीका लगाओगे। PFAV का पूरा नाम है पॉलीवेलेंट फॉर्मेल्डिहाइड एनाकल्चर वैक्सीन। ठीक है, और ये टीका लगाओगे 6 माह की उम्र में। कब लगाओगे? 6 माह की उम्र में आपको कौन सा टीका लगाना है? PFAV का टीका लगाना है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो रोग है देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।